हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक जी बिल को मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह बिल ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में जनता की इच्छा का सम्मान करने का अनोखा तरीका यह है कि वहां प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है और सेना प्रमुख को आजीवन कानूनी छूट दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे हालात में पाकिस्तान को लोकतंत्र पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। आज देश भर में विजय दिवस 2025 मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1971 की ऐतिहासिक जीत भारत की सैन्य शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। स्मॉग से जूझ रही राजधानी में आयोजित लियोनेल मेसी इवेंट के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को AQI के नारों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। कानून मंत्री ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक ढांचे पर आधारित है और यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। कानून मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहले भी अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रियाएं लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है। लोकसभा ने उच्च शिक्षा आयोग के गठन से जुड़े विधेयक को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया है। इस प्रस्तावित संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि यह समिति विधेयक के सभी प्रावधानों की गहन समीक्षा करेगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने ED द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह चार्जशीट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी। कोर्ट ने ED को इस मामले में आगे की जांच जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। फिलीपींस से सिडनी के बॉन्डी बीच सामूहिक गोलीबारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फिलीपींस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बताया कि इस हमले के पीछे बताए जा रहे 2 कथित हमलावर 1 नवंबर को सिडनी से फिलीपींस पहुंचे थे। इमिग्रेशन ब्यूरो के अनुसार दोनों आरोपी फिलीपीन एयरलाइंस की फ्लाइट PR 212 से सिडनी से मनीला पहुंचे और वहां से आगे दावावो गए। पाकिस्तान ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के साथ तेल समझौते की कोशिशें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के ऊर्जा मंत्रालयों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। इस बीच रूस ने पाकिस्तान में तेल रिफाइनरी के उन्नयन पर चर्चा भी की है। रूसी ऊर्जा मंत्री सर्गेई तिस्विलेव ने नवंबर में कहा था कि इस परियोजना में रूसी कंपनियों की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक टैरिफ को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता जल्द ही आकार ले सकता है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि दोनों देश प्रारंभिक फ्रेमवर्क डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। राजेश अग्रवाल के मुताबिक बातचीत अब उस अंतिम चरण में पहुंच चुकी है जहां केवल कुछ ऐसे मुद्दे बचे हैं जिन पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें कुल 77 खाली स्लॉट भरेंगी, जिसके लिए टीमों के पास कुल 237 करोड़ की पर्स राशि मौजूद है। इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स की मांग को लेकर है। खिलाड़ियों की सीमित उपलब्धता और टीमों की जरूरतों के बीच बने डिमांड सप्लाई गैप के चलते कुछ खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन यात्रा के ठोस और सकारात्मक परिणामों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत जॉर्डन संबंध अब कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच सहयोग अब केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, ऊर्जा, जल प्रबंधन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित VBGRAMG बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि यह बिल मनरेगा को कमजोर करने वाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव गरीबों के हितों के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संगठित अपराध पर सख्ती को लेकर एक अहम सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट और पेशेवर अपराधियों से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कई मामले अलग अलग राज्यों की विभिन्न निचली अदालतों में बिखरे हुए हैं, जिससे जांच और सुनवाई में देरी होती है। अदालत के मुताबिक इन मामलों को एक ही मंच यानी एक छत के नीचे लाकर निपटाने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज हो सकती है। अमेरिकी कंपनी मैक्सिमस तेलंगाना में बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी डिलीवरी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मैक्सिमस के अनुसार यह नया केंद्र वैश्विक सरकारी कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में रणनीतिक भूमिका निभाएगा। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। जॉर्डन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक विशेष और प्रतीकात्मक कदम देखने को मिला। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे बड़े संग्रहालय तक गाड़ी चलाकर ले गए। इसे भारत जॉर्डन के बीच मजबूत होते आपसी रिश्तों और व्यक्तिगत सद्भावना के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह विशेष जेस्चर दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और मित्रता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीते कुछ महीनों में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात में करीब 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 12 महीनों में भारत के 102 समुद्री मछली निर्यात प्रतिष्ठानों को यूरोपीय संघ में पंजीकरण मिला है। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जहां भारतीय समुद्री उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में मोदी सरकार की कथित अवैधता पूरी तरह उजागर हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने स्पष्ट किया है कि ईडी का मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई FIR नहीं है और FIR के बिना कोई मामला बनता ही नहीं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर से जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए हमले को लेकर भारतीय अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार 2 हमलावरों में से एक भारतीय नागरिक था जो साल 2022 में भारत आया था और उसने आखिरी बार हैदराबाद का दौरा किया था। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंच गए हैं। इस दौरे के दौरान उनके इजराइल के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बात होने की संभावना है। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्तावित भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय हालत और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ गठित जांच समिति के गठन को चुनौती दी है। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा द्वारा ही गठित 3 सदस्यीय समिति का गठन जजेस इंक्वायरी एक्ट में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और इसकी कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया के लिए रवाना हो गए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया का पहला आधिकारिक दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र के योगदान को दोगुना करने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश भर में आशा कार्यकर्ता टीकाकरण, जन जागरूकता, मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसी अहम जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें अब भी स्वयंसेवक माना जाता है, जिनका मानदेय बेहद कम है और सामाजिक सुरक्षा भी सीमित है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने संसद में पेश किए जा रहे विधेयकों के नामों में हिंदी शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे गैर हिंदी भाषी लोगों का अपमान करार दिया। पी चिदम्बरम ने कहा कि गैर हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए हिंदी शब्दों वाले किसी भी बिल या कानून के नाम को
न तो ठीक से पहचान पाते हैं और न ही सही ढंग से उच्चारित कर पाते हैं। इससे उन्हें विधायी प्रक्रिया को समझने में कठिनाई होती है। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में भारत का कुल कोयला उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.06% बढ़ा है। हालांकि यह वृद्धि नवंबर के लिए तय लक्ष्य से थोड़ी कम रही। आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि नवंबर में बिजली उत्पादन में अक्टूबर की तुलना में करीब 5.8% की गिरावट दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल और ठंडा रहने के कारण बिजली उपकरणों की मांग में कमी आई, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कथित कुप्रबंधन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने डीजीपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों में गंभीर चूक सामने आई, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनी। इसी मामले में राज्य सरकार ने विधाननगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिश सरकार को निलंबित कर दिया है। आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पीछे छोड़ते हुए वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। नीलामी से पहले वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में काफी प्रभावशाली रहा है। वह इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए अच्छी फॉर्म में है। हाल ही में उन्होंने पंजाब के खिलाफ 43 गेंदों में 70 रन की शानदार पारी खेली थी। बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चित कार्यक्रम को वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को तेज करना और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला ने केंद्र सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। तेलंगाना की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और निजी कंपनी अल्टमिन ने बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सहयोग करने का फैसला किया है। यह रिफाइनरी हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस लिथियम रिफाइनरी के 2027 तक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऊर्जा भंडारण इकोसिस्टम को मजबूत समर्थन देने में रणनीतिक भूमिका निभाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।